बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट आपका जो 2025 का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की लाजमी कोशिश करें। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 क्या है। इससे पहले भी स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अब चॉइस होगी वो हर पार्ट के साथ गिवन होगी। यानी जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है तो पार्ट 9 के अंदर 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 है। यानी आपने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसकी इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए करना चाहता हूं, तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम जो गिवन फंक्शन है 1/x स्क्वायर माइनस 1 इसको क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे बिफोर इंटीग्रेशन। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। बाय यूजिंग दिस फार्मूला 1/x स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इसको 1 स्क्वायर भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस कि अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करूं तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल होता है। अब हमने स्टूडेंट इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो इसको लेट करना है। 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को मैं लेट कर लेता हूं a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1 लेट कर लेते हैं। अब आपने मैट्रिक में अच्छी खासी पार्शियल फ्रैक्शन की है, तो यहाँ पर हम a और b की वैल्यूज फाइंड करके उसको पुट करेंगे। तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। यानी इस इक्वेशन को मैं अगर लेट्स सपोज इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं, तो 2 के दोनों साइड पे हमने x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अगर a ओवर x माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a इंटू एक्स प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरीके से b और x प्लस 1 को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास b इंटू एक्स माइनस 1 रह जाएगा। अब हमने स्टूडेंट इस इक्वेशन की मदद से, जिसको मैंने 3 का नाम दिया है, इसकी मदद से हम a और b की वैल्यूज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए जीरोस मेथड का आपने यूज करना है। सबसे पहले हम लेट्स सपोज b की a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि b के साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो b के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस x माइनस 1 को हम लेट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अगर x माइनस 1 को 0 के इक्वल लेट करते हैं तो फिर x किसके इक्वल आएगा, प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 में x की जगह 1 पुट करें तो
राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे a इंटू एक्स प्लस 1 है, तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को हमने क्या लेट किया है 0, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो यहां से 1 किसके इक्वल आएगा 2a के इक्वल आएगा, तो इट मींस के a किसके इक्वल आएगा 1/2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमारे पास जो a के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है x प्लस 1, तो हम यहाँ पर x प्लस 1 को लेट करेंगे 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -1 आएगा। अब पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 में आपने x की जगह -1 पुट करना है, तो a इंटू एक्स प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को हमने क्या लेट किया है 0 लेट किया है, तो इसकी जगह हम 0 रखेंगे, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 है, तो इस x माइनस 1 को हम रिप्लेस करेंगे -1 के साथ, a इंटू 0 0 होता है, तो इट मींस के 1 इक्वल आएगा -2b, -1 किसके इक्वल होता है -2b के इक्वल होता है, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 आएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने पुट करना है इक्वेशन 2 के अंदर, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है 1/x-1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है, तो a की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 आ जाएगी, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1/2 आ गई, तो इस b की जगह हम क्या पुट करेंगे -1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस x प्लस 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, हमारे पास जो गिवन फंक्शन था जिसको हमने क्या करना था इंटीग्रेट करना था, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है वो किसके इक्वल आ गई है इसके इक्वल आ गई, तो इट मींस के dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, और ब्रैकेट में आप ये dx इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको मिटा देते हैं। अब जहां पे स्टूडेंट 1/2 बार आएगा और इन दोनों फंक्शंस को हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू dx को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं, और 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 dx को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, और चूंकि 1/2 जो है दैट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लेके आ जाता है, तो इट मींस कि हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/x माइनस 1 की, और यहाँ पे भी कांस्टेंट 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगी किसकी 1/x प्लस 1 की। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इससे पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं उसका यूज करेंगे, कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है, लेट्स सपोज एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डीएक्स, यानी नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे डिनोमिनेटर में जहां पे क्या फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स होता है, तो अगर नोमिनेटर में एफ डैश ऑफ एक्स मौजूद है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है। अब यहाँ पे देखें आपके पास फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, x माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है 1 होता है, क्यों x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है,
और -1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ x -1 क्या होता है, 1 होता है। ऊपर 1 मौजूद है, यानी 1 इंटू डी एक्स, 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लिखूं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इट मींस के 1 और x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x माइनस 1 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 नोमिनेटर में मौजूद है, तो इट मींस के इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x प्लस 1 होगी। और लास्ट में हम इसको क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, वेयर c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पे जो c है दैट इज द इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शंस की इंटीग्रेशंस को क्या करेंगे, एवालुएट करेंगे, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए भी किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके जरिए से इस फंक्शंस को इंटीग्रेट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 का सेकंड क्वेश्चन है कि इफ f of t is equal to e power t into 10t I hat minus अंडर रूट पाई secant t j hat plus 2t k hat, then part A evaluate f of 0, f of pi by 2, f of 2 pi by 3 and part B is state domain of f of f। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है f of t, और आपसे इस क्वेश्चंस के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि f of 0 फाइंड करें, f of pi by 2 फाइंड करें, f of 2 pi by 3 फाइंड करें। और सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है स्टेट डोमेन ऑफ f, यानी जो डोमेन ऑफ f है वो क्या होगी, वो आपने बतानी है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में एवालुएट f ऑफ 0, यानी आपने f ऑफ 0 फाइंड करना है। फिर f ऑफ पाई बाई 2 फाइंड करना है। f ऑफ 0 फाइंड करने के लिए जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास ये है, यानी जो गिवन वेक्टर फंक्शन है वो है f ऑफ t इज इक्वल टू e पावर t इंटू 10t I hat माइनस अंडर रूट पाई secant t j hat प्लस 2t k hat है। इसमें अगर हम t को रिप्लेस करें किससे, 0 से, यानी t को अगर रिप्लेस करेंगे 0 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 आ जाएगा। इस t को 0 रखेंगे तो e पावर t है, तो e पावर 0 इंटू 10t है, तो 10 0 I hat आ जाएगा माइनस अंडर रूट पाई एज इट इज आएगा, secant t की जगह क्या आ जाएगा, 0 j hat प्लस 2t k hat है। तो t को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 0 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलूबा नंबर आ जाएगा। e पावर 0 किसके इक्वल होता है, e पावर 0 1 के इक्वल होता है। यानी कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 के इक्वल हो तो फिर वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और 10 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। I hat एज इट इज आएगा अंडर रूट पाई इंटू secant 0 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है। तो secant जो है वो cos का रेसिप्रोकल फंक्शन है, यानी cos 0 इक्वल होगा 1 और secant 0 के इक्वल होगा। cos 0 1 होता है, तो इट मींस कि secant 0 भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। प्लस 2 इंटू 0, तो ये लास्ट टर्म 0 हो जाएगी। तो 1 इंटू 0 0, तो इट मींस कि ये क्या रह जाएगा, अंडर रूट पाई ये j hat रह जाएगा, यानी j hat, तो दैट इज f ऑफ 0 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने सेकंड फाइंड करना है f ऑफ पाई बाई 2। तो f ऑफ पाई बाई 2 फाइंड करने के लिए जो गिवन वेक्टर फंक्शन है उसमें t की जगह आपने क्या लेना है, पाई बाई 2। तो ये e पावर t है तो पाई बाई 2 आएगा e पावर, और 10 पाई बाई 2 आ जाएगा 10 t की जगह, और I hat एज इट इज आएगा माइनस अंडर रूट पाई एज इट इज आएगा, secant पाई बाई 2 आ जाएगा, j hat प्लस
प्लस क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको प्लस 2 इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा, π/2 के हेट आ जाएगा। अब हम इसको एवेलुएट करते हैं तो e पावर π/2 एज इट इज रहेगा। 10 π/2 स्टूडेंट अगर आप लोग कैलकुलेटर से 1090 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो वो इंफिनिटी आता है। आई हैट एज इट इज आएगा, माइनस अंडर रूट पाई एज इट इज आ जाएगा। सीकेंड π/2 किसके इक्वल होता है, ये भी इंफिनिटी के इक्वल होता है, क्योंकि देखें cos π/2 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और सीकेंड जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 cos π/2 करता हूं तो दैट विल बी यानी cos π/2 इक्वल होगा 1 सीकेंट π/2 के इक्वल होगा। तो इट मींस के सीकेंट π/2 किसके इक्वल होगा, 1 cos π/2 के इक्वल होगा। cos π/2 0 होता है तो 1/0 किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है। तो इट मींस के यहाँ पर सीकेंट π/2 की वैल्यू जो होगी अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या होगी, वो इंफिनिटी होगी। जे हेड प्लस 2 से कैंसल, ये क्या रह जाएगा, पाई के हेड आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मजीद एवेलुएट करेंगे तो जब भी कोई भी नंबर इंफिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो इंफिनिटी के ही इक्वल होता है। तो जैसे ये e पावर π/2 इस इंफिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी इंफिनिटी, माइनस अंडर रूट पाई भी को भी इंफिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कैंसल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, पाई इंटू के हेड आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ π/2 आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने f ऑफ 2 π/3 फाइंड करना है। अब इसका पार्ट बी देखते हैं तो पार्ट बी में क्या कह रहा है, स्टेट डोमेन ऑफ f, यानी इसकी डोमेन क्या होगी। जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन हमारे पास है f ऑफ t इक्वल है e पावर t इंटू 10t आई हैड माइनस अंडर रूट पाई सीकेंड टी जे हेड प्लस 2t के हेड है। स्टूडेंट जब भी हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं वेक्टर फंक्शंस का तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स की जो डोमेन है वो सेपरेटली फाइंड करते हैं, और कंपोनेंट्स की डोमेन फाइंड करने के बाद फिर उनकी जो कंपोनेंट्स की डोमेन आएगी उनकी जो आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट विल बी द डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी। जैसे इसमें x कंपोनेंट है आपके पास, इस फंक्शन का जो x कंपोनेंट है वो क्या है, वो आपके पास है e पावर t इंटू 10t है, यानी दैट इज द x कंपोनेंट है। इस x कंपोनेंट की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, हम ये चेक करेंगे। अब e पावर t की डोमेन तो ऑल रियल नंबर होती है, लेकिन जो 10t की डोमेन है वो यानी 10 जो है वो किसके इक्वल होता है, 10t इक्वल होता है sin t डिवाइडेड बाय cos t के इक्वल होता है। अब हमने यहां पर डोमेन जब भी लेनी है किसी भी फंक्शंस की डोमेन हम कहां से लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से लेते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर में से डोमेन इस तरीके से लेते हैं कि उन नंबर्स को डोमेन में रखेंगे जिनके लिए गिवन फंक्शन डिफाइन हो रहा हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है वो है 10t है, और 10t कहां कहां किन किन रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है और किन रियल नंबर्स पे डिफाइन नहीं होता है, हमने ये चेक करना है। अब कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड होता है जब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब है 10t इक्वल होता है sin t डिवाइडेड बाय cos t के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि 10t अनडिफाइंड होगा जहां पर cos t क्या हो, 0 के इक्वल हो, यानी 10 जो है वो उन तमाम वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड होता है जिनके लिए cos 0 होता है।
और जो कॉज है वो जीरो होता है एट ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल्स पे। जैसे हमें पता है कि cos पाई बाई 2 लेता हूं, लेट्स सपोज या cos 90 डिग्री लेता हूं, तो फिर tan 90 डिग्री किसके इक्वल होगा? tan 90 डिग्री इक्वल होगा sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। sin 90 तो 1 होता है, लेकिन cos 90 0 होता है, तो 1 बाई 0 किसके इक्वल होता है? इंफिनिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि tan अनडिफाइंड होगा, जहां पर cos जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, और cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल्स पे। राइट एंगल कौन कौन से हैं? पाई बाई 2 है या 90 डिग्री है, इसी तरीके से 3 पाई बाई 2 है और 5 पाई बाई 2 है। तो दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल्स हैं। इन सब को हम डोमेन यानी tan की डोमेन में नहीं ले सकते, यानी t ये नहीं हो सकती है। इसके अलावा जितने रियल नंबर्स हैं वो चूज कर सकते हैं। तो इसको जनरली अगर मैं लिखूं तो t शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि देखें कि किसी भी नंबर को अगर n के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर में 1 प्लस करने से वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जैसे n 0 रखता हूं तो ये पाई बाई 2 आएगा, वेयर n इज सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी यहां पर n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इसका मतलब है कि x कंपोनेंट की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ x कंपोनेंट क्या आएगी? t इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 आएगी। अब मैं जरा y कंपोनेंट लेता हूं, तो y कंपोनेंट इसका क्या है? इस वेक्टर फंक्शन का जो y कंपोनेंट है वो है अंडर रूट पाई इंटू सीकेंड टी है। अंडर रूट पाई तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, हमें ये क्या देखना होगा कि सीकेंड की डोमेन क्या होगी। हमें पता है कि सीकेंड भी किसके इक्वल होता है? सीकेंड टी इक्वल होता है 1 ओवर cos t के, यानी सीकेंड के भी डिनोमिनेटर में क्या आता है? cos आता है। तो इट मींस के tan के डिनोमिनेटर में भी cos आता था, सीकेंड के डिनोमिनेटर में भी cos आता है। तो इसका मतलब है कि जो tan और सीकेंड की जो डोमेन होगी वो सेम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो cos 0 नहीं होगा। cos 0 कहां पे होता है? जहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल पे होता है। तो इट मींस कि t शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगी। और जो लास्ट फंक्शन है वो आपके पास z कंपोनेंट है। तो z कंपोनेंट क्या है इस फंक्शन का? z कंपोनेंट आपके पास है 2t है। अब ये जो 2t है ये रियल नंबर की किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं होता है। तो इट मींस कि इसकी वैल्यू जो होगी वो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स होगी, यानी t इज इक्वल टू r रियल नंबर्स होगा। अब हमने इस फंक्शन की डोमेन ले ली है, तो हम जब डोमेन ऑफ f ऑफ t लेंगे, यानी जो डोमेन ऑफ f ऑफ t जो होगी वो इन तीनों कंपोनेंट्स की डोमेन की इंटरसेक्शन के इक्वल होगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट की डोमेन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है। सेकंड का y कंपोनेंट की डोमेन t इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है। और थर्ड जो z कंपोनेंट है उसकी डोमेन t इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों को जो इंटरसेक्शन है वो होगी t इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से ये हम नहीं ले सकते। इन तीनों डोमेन्स की अगर इंटरसेक्शन ले लो तो दैट इज t इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी जो डोमेन है वो ये नहीं हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। अब पार्ट 10 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव f of fx and fy of the function f of xy is equal to x square into e power x y plus ln of x plus y है। स्टूडेंट आपने इस फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है और पार्शियल डेरिवेटिव में fx फाइंड करना है,
एक बात, दूसरी बात एफ वाई फाइंड करना है। पार्शियल डेरिवेटिव कब लेते हैं? जब भी कोई फंक्शन में टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हो, तो फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। जैसे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। तो हम जब भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम पार्शियली इसका डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियली क्या मतलब होता है स्टूडेंट? जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स का मतलब होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, और एफ वाई का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है। यानी जब भी हम लोग एफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी इस गिवन फंक्शन एफ का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर उस वक्त हम वाई को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। और जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर उस वक्त हम जो x होगा उसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है? f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर x इंटू वाई प्लस ln ऑफ x प्लस वाई है। अब हमने इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमने एफ एक्स फाइंड करना है, तो हम दोनों साइड से पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये x स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स वाई प्लस ln ऑफ x प्लस वाई होगा। अब स्टूडेंट हम चूंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट टू, तो इसमें जो y होगा वो कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स इंटू वाई। तो दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन है ई पावर एक्स इंटू वाई। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर उनका डेरिवेटिव लेने के लिए पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज किया जाता है। जैसे लेट्स सपोज एक फंक्शन है एफ, सेकंड फंक्शन है जी। एफ और जी आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो फिर हम इनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? एफ को एज इट इज रखते हैं, जी का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम जी को एज इट इज रखते हैं प्लस करके एफ का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज कॉल्ड पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन है ई पावर एक्स वाई। तो मैं यहाँ पर ई पावर एक्स वाई को एज इट इज रखूंगा, डेरिवेटिव लूंगा किसका? एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस करके एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका? ई पावर एक्स वाई का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स वाई है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इस ln ऑफ x प्लस y का डेरिवेटिव लेंगे। अब हमने स्टूडेंट पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करने के बाद अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास से e पावर x इंटू वाई, ई पावर एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2x के इक्वल होता है, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ e पावर एक्स वाई करते हैं तो आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर a x किसके इक्वल होता है? a इंटू e पावर a x के इक्वल होता है। तो अब यहां पर याद रखें कि जो y है दैट इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इंटू वाई करेंगे, और चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो पार्शियली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें y कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को हमेशा शुरू में लिखा जाता है। जैसे e पावर a x का डेरिवेटिव में a को स्टार्ट में लिखा जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, और यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा? एक्स वाई आएगा। तो इसी तरीके से हम e पावर एक्स वाई का अगर पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे तो y इंटू ई पावर एक्स वाई आ जाएगा, प्लस
अब हम ln ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मालूम है कि जैसे ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x होता है, तो सेम इसी तरीके से ln ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 ओवर x प्लस वाई होगा। फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग x प्लस वाई का क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास 2x e पावर x y एज इट इज आ जाएगा। ये x स्क्वायर y इंटू ई पावर x y एज इट इज आएगा। 1 ओवर x प्लस वाई एज इट इज आएगा। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0 होगा। चूंकि हमने y को कांस्टेंट कंसीडर करना है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो इट मींस के x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा आपके पास 1 होगा। तो दैट इज द f x आ जाएगा, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। अब हम लोग इस फंक्शन का यानी f ऑफ x y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यानी हमने ये फाइंड करना है पार्शियल f और पार्शियल y, यानी इसको हम f ऑफ y से साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब पार्शियल f और पार्शियल y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले लें तो ये x स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स वाई प्लस ln ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के x स्क्वायर कांस्टेंट होगा, क्योंकि अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्टिव जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है तो x को कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो इट मींस कि ये जो x स्क्वायर है ये कांस्टेंट होगा, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और आपने यहाँ पर फर्स्ट टर्म में डेरिवेटिव लेना होगा e पावर x y का, फिर प्लस करके डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x प्लस वाई आएगा विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम जरा x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, e पावर x y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यानी विद रिस्पेक्ट टू y e पावर x y का डेरिवेटिव ले लें तो x कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को हम शुरू में लिखते हैं और e पावर x y का डेरिवेटिव e पावर x y ही होगा। तो ये क्या होगा x स्क्वायर इंटू x इंटू ई पावर x y आएगा प्लस अब यहाँ पर ln ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ओवर x प्लस वाई होगा इंटू x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1 होगा। चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 0 होगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, तो दैट विल बी 1। तो दिस इज पार्शियल f और पार्शियल y। तो इस तरीके से हम लोग पार्शियली क्या करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इस फंक्शंस का। अब पार्ट 10 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर where tangent line is parallel to the line y is equal to 8x minus 4 है। स्टूडेंट एक कर्व की इक्वेशन गिवन है y is equal to 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। आपने इस कर्व के ऊपर उन तमाम पॉइंट्स की टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है जो कि y इज इक्वल टू 8x माइनस 4 के पैरेलल हो, यानी वो तमाम पॉइंट फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज ये जो कर्व है आपके पास, अगर मैं इसको फिगर के ऊपर ड्रा करूं तो फर्ज करें इस तरीके की एक कर्व आती है और एक लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 8x माइनस 4 है। तो हम लेट्स सपोज ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 8x माइनस 4 है और ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन लेट्स सपोज है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर है। अब हमने इस कर्व के ऊपर उन तमाम पॉइंट्स को फाइंड करना है, यानी जिनके ऊपर टेंजेंट लाइन जो है वो इसके पैरेलल हो। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर ये वाला पॉइंट फाइंड करूं तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करूं तो ये इसके पैरेलल होगी।
इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर कौन से पॉइंट है, यानी कौन से ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट लाइन इस लाइन y इज इक्वल टू 8x-4 के पैरेलल हो। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करें, तो इसका मतलब है हमने वो सारे लाइंस फाइंड करने। अब स्टूडेंट हमें ये पता है कि दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनकी स्लोप हमेशा इक्वल होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो फिर इसकी स्लोप और इसकी स्लोप हमें, अगर इसकी स्लोप को मैं m1 कह दूं, इसकी स्लोप को मैं m2 कह दूं, तो अगर लाइन L1 और L2 अगर पैरेलल हो तो फिर क्या होगी, उनका स्लोप आपस में इक्वल होगी। ये कंडीशन आपने बुक में पढ़ी हुई है कि पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा क्या होती है, पैरेलल लाइंस की स्लोप जो होती है वो क्या होती है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। यानी इस कंडीशन को यूज करते हुए हम वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे इस कर्व के ऊपर, यानी स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। अब स्टूडेंट हम जरा इन दोनों कर्व्स की स्लोप फाइंड करेंगे। पहले हमारे पास कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x² है। अब अगर मैं इस कर्व की स्लोप फाइंड करूं, यानी इस कर्व की वो स्लोप है, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होती है उसकी स्लोप फाइंड करूं। ये लेट्स सपोज आपके पास कर्व है, इसके ऊपर ये लेट्स सपोज टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करूं तो वो किसके कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है कि अगर मैं इस कर्व का डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट डेरिवेटिव विल शो द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व 2x³ प्लस 4x² होगा। तो जस्ट हम इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए इस कर्व का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x² होगा, और 4x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 8x होगा। तो दैट डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व 2x³ प्लस 4x²। यानी ये जो डेरिवेटिव है dy बाई dx, ये क्या होगा, टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा 6x² प्लस 8x। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होगी। अब हम स्टूडेंट जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप फाइंड करेंगे। तो गिवन लाइन की स्लोप, इसकी जो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है उसको लेट्स सपोज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m1 के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन लाइन हमारे पास क्या है, गिवन लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू 8x-4 है। अब y इज इक्वल टू 8x-4 की अगर स्लोप फाइंड करें तो ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई है ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है। यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। यहाँ पर जो m होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन है, एंड c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट है। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें, यानी y इज इक्वल टू 8x-4 को अगर कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन ऑफ इक्वेशन, तो m की जगह आपके पास क्या है, यहाँ पर 8 है। तो इट मींस कि जो गिवन लाइन है इसकी स्लोप को लेट्स सपोज हम क्या कह देते हैं, m2 कह देते हैं। तो जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है, दैट इज 8 है। और जो गिवन टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x² है, उसकी स्लोप क्या है, 6x² प्लस 8x है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो टेंजेंट लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं कि एज लाइन टेंजेंट लाइन ऑन y is equal to 2x³ plus 4x² and the line
और ये जो गिवन लाइन है y इज इक्वल टू 8x माइनस 4 आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो देन दोनों की स्लोप हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप को हमने m1 से रिप्रेजेंट किया है और जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट किया है। तो इट मींस कि अगर ये दोनों तभी पैरेलल हो सकती हैं जब इनकी स्लोप आपस में इक्वल हो। तो इसका मतलब है कि m1 किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल होगा। तो m1 हमारे पास क्या है, 6x² प्लस 8x है और m2 हमारे पास क्या है, 8 है। तो इसको अगर हम लोग सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये -8 इक्वल टू 0 आएगा। यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से 3x² प्लस 4x² माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसको आपने क्या करना है, बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अगर मिड टर्म को ब्रेक करें तो 3x² इंटू माइनस 4 करते हैं तो -12 आता है। तो इसके मिड टर्म होगा प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x² प्लस 6x में 3x कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 2 आएगा। 3 2 ज़र 6 माइनस 2x माइनस 4 में माइनस 2 कॉमन ले लें तो 2 2 ज़र 4 x प्लस 2 आएगा। x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3x माइनस 2 रह जाएगा। यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ सकता है या 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आता है। यहां से x इज इक्वल टू -2 आता है। यहां से 3x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/3 आएगा। अब हमने स्टूडेंट उस कर्व के ऊपर, किस कर्व के ऊपर, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x², इस कर्व के ऊपर वो तमाम पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके ऊपर अगर टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो इसके पैरेलल हो। तो हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब है कि x क्या है, -2 है, तो y फाइंड करेंगे तो y किसके इक्वल होता है, हमारे पास 2x³ प्लस 4x² होता है। तो अगर x -2 रखेंगे तो फिर y क्या आ जाएगा, y आपके पास इक्वल आएगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर। तो -2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 8 2 ज़र 16 -16 प्लस 4 4 ज़र 16। तो इट मींस के y 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट वेयर द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू y is equal to 8x minus 4 is -2 and 0 है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, सेकंड पॉइंट हमारे पास, सेकंड पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया है, वो आपके पास आ गया है जनाब वाला x is equal to 2/3। तो हमने y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y is equal to 2x प्लस 2x³ प्लस 4x² होता है। तो ये 2 इंटू 2/3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 27 आएगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड पॉइंट वेयर द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द y इज इक्वल टू 8x माइनस 4, ये 27 होगा। तो दैट इज 2/3 एंड 64/27, यानी इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स जहां पर टेंजेंट लाइन जो है वो माइनस y इज इक्वल टू 8x माइनस 4 के पैरेलल होती है, वो दोनों पॉइंट्स क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट है -2 and 0, सेकंड पॉइंट है 2/3 and 64/27 है। These are the 2 points on the curve which on which the tangent line is parallel to the given line y is equal to 8x minus 4.